हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, ये वीडियो मई 2021 करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो आएगा वो सेकंड पार्ट होगा और इन दोनों वीडियोस को मिलाकर ये मई 2021 का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट वीडियो होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा और इसको देखने के बाद आपका मैं यकीन दिलाता हूँ एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में, भले वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर यूपी के टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, यूपी एडेड टीचर की भर्ती हो, किसी भी एग्ज़ाम में यूपीएससी से लेकर के यूपी पीसीएस आरओ एआरओ सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ भी कोई भी मैगज़ीन नहीं देखनी है। ये वीडियो और इसके बाद वाला वीडियो, दो वीडियो सफिशिएंट होंगे एक मंथ के। हम हर मंथ के आपको दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे और वो वीडियो किसी भी एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट होंगे। फ्रेंड्स, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके वो अप्रैल में या फिर मई में होने थे, लेकिन एसएससी की बात करें तो या फिर यूपी टीचर वैकेंसी की बात करें तो ये सभी अप्रैल में या मई में होने थे। तो आपको जो करंट अफेयर्स तैयार कर रही हैं वो अप्रैल या मई तक की कर रही हैं, क्योंकि इनके पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं। अप्रैल या मई में जब होने थे एग्ज़ाम तो इनके पेपर ऑलरेडी बन चुके हैं और अब जो है ये अगस्त में या फिर सितंबर में होंगे या फिर अक्टूबर में भी होंगे कुछ एग्ज़ाम्स। तो आपको उनके लिए जो एग्ज़ाम आपकी डेट आ चुकी थी उनके लिए केवल अप्रैल या मई तक के, जैसे एसएससी है या फिर यूपी एडेड टीचर की वैकेंसी है, इन सभी के लिए आपको अप्रैल तक ही या फिर मई तक की ही करंट अफेयर्स तैयार करनी है। इससे आगे की नहीं करनी है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स के पेपर जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मई का है, आपको इससे पीछे के करंट अफेयर्स के वीडियो तैयार करने होंगे हमारे, और आगे के एक भी नहीं। आगे का मुश्किल से मुश्किल एक और कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वही एग्ज़ाम पेपर बन चुके हैं तो आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम कुछ नियुक्तियां देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका नाम सुना ही होगा। आरएसएस चर्चा में रखती है अक्सर। तो इसके महानिदेशक बने हैं, महानिदेशक या सर कार्यवाह बने हैं दत्तात्रेय होसवाले। इनका नाम है दत्तात्रेय होसवाले, ये बने हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानिदेशक। सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये अनुसूचित जनजाति है, आप यहाँ ध्यान देना है, एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो एसटी है ये, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति है। यहाँ जनजाति है, अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि अनुसूचित जाति नहीं है, एससी नहीं है। एससी, ये ध्यान रखना है, एससी के अलग हैं, इसके अलग हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के बने हैं। अध्यक्ष जो हैं वो हर्ष चौहान बने हैं। हर्ष चौहान बने हैं एनसीएसटी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी से बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक बने हैं एम ए गणपति बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक। नेक्स्ट है सीआरपीएफ, जिसे बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बने हैं कुलदीप सिंह। ठीक है, तो कुलदीप सिंह कौन बने हैं? सीआरपीएफ के महानिदेशक। फिर अगला क्वेश्चन है, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं के विजया राघवन बने हैं सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? तो एन वी रमाना बनने वाले हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, ये 48वें न्यायाधीश होंगे। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे ये भारत के जो 48वें होंगे, एन वी रमाना। इनका नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये थी कुछ नियुक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब ये कुछ पुरस्कार हैं, जैसे कि गांधी शांति पुरस्कार ये जो है वो 2020 और 21 के लिए, 19 और 20 के लिए बटे हैं। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 20 की बात करें तो 2020 के लिए शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान या फिर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला है 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2020 का। तो और 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, तो आपको याद रखना है सैद अल सैद का नाम। तो सैद अल सैद बने हैं 2019 के लिए, बने नहीं है, इन्हें पुरस्कार मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2019 का। सैद अल सैद नाम ध्यान रखना है, ये ओमान के दिवंगत सुल्तान, मतलब मर चुके हैं, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो 2019 के लिए सैद अल सैद को मिला है और 2020 के लिए
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग्लादेश के, अब नहीं रहे हैं। तो शेख बंगबंधु मुजीबुर रहमान का नाम ध्यान रखना है आपको, गांधी शांति पुरस्कार के लिए 2020 के लिए, 19 के लिए अलग हैं सैदल सैद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार, ISWOTY का पुरस्कार, बीबीसी के अंतर्गत ISWOTY मतलब होता है ISWATY, इसका मतलब है इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी नाम है जो रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन है। रैपिड शतरंज की विश्व चैंपियन कोनेरू हम्पी को मिला है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ISWOTY यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है बीबीसी के अंतर्गत कोनेरू हम्पी का। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए। तो हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो उसके लिए अनामिका को मिला है। अनामिका ने लिखी है जो इनकी रचना के लिए टोकरी में दिगांत तेरी गाथा के लिए 2014 जो लिखी है, इनकी ये रचना का नाम है टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014। तो ये अनामिका की है और अनामिका की ये जो हिंदी भाषा की ये जो रचना है इसके लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनामिका को मिला है। वहीं बात करें तो अंग्रेजी में किसको मिला है, तो अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। तो अरुंधति सुब्रमण्यम की रचना है व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। तो और कन्नड़ भाषा में किसको मिला है, कन्नड़ भाषा में वीरप्पा मोइली को मिला है। वीरप्पा मोइली को उनकी रचना बाहुबली, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम को के लिए वीरप्पा मोइली को मिला है। एक बार देख लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी के लिए अनामिका को मिला है और अंग्रेजी के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है, कन्नड़ के लिए वीरप्पा मोइली को मिला है। अनामिका को टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014 ये इनकी रचना का नाम है, इनके लिए मिला है हिंदी में। अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर के लिए मिला है, जबकि वीरप्पा मोइली को बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए मिला है। नेक्स्ट देखते हैं किंग भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार। किंग भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 FAO द्वारा दिया जाता है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किंग भूमिबोल विश्व मृदा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार इस बार ICAR को मिला है। ICAR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मिला है इस बार किंग भूमिबोल मृदा पुरस्कार, विश्व मृदा पुरस्कार। अब के बिरला फाउंडेशन के अंतर्गत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। तो देखते हैं ये किस किस को मिला है। के बिरला फाउंडेशन के अंतर्गत सरस्वती सम्मान जो है इस बार वो सनातन उपन्यास के लिए शरद कुमार लिम्बाले को मिला है। शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान किसको मिला है, शरद कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए, सनातन इनका उपन्यास है इसके लिए मिला है शरद कुमार लिम्बाले को। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना शरद कुमार लिम्बाले अलग हैं, शरद पगारे अलग हैं। लिम्बाले को मिला है क्या, सरस्वती सम्मान सनातन के लिए, जबकि शरद पगारे को मिला है व्यास सम्मान 2020 के लिए और इनकी रचना पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए मिला है इन्हें शरद पगारे को व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बाद बिहारी पुरस्कार की बात करें तो बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वोहरा को मिला है। इनकी जो उपन्यास है तस्लीमा के लिए मिला है। तस्लीमा के लिए मोहन कृष्ण वोहरा को बिहारी पुरस्कार, ऐसे याद रख सकते हैं बिहारी किसको कहते हैं, कृष्ण जी को बिहारी कहते हैं। तो मोहन कृष्ण वोहरा, कृष्ण इसमें नाम आ गया कृष्ण, तो मोहन कृष्ण वोहरा को बिहारी पुरस्कार तस्लीमा के लिए मिला है। फ्रेंड्स ये थे कुछ पुरस्कार। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 आशा भोसले को मिला है। आशा भोसले गायिका हैं, सभी ने नाम सुना होगा उनका, उनको मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है अमर उजाला शब्द सम्मान 2020। दोस्तों अमर उजाला शब्द सम्मान के अंतर्गत हिंदी और हिंदीतर भाषा में सतत विकास के लिए सतत विशिष्ट योगदान यानी कि रचनात्मक योगदान के लिए आकाशदीप सम्मान दिया जाता है। आकाशदीप सम्मान अमर उजाला शब्द सम्मान के अंतर्गत दिया जाता है आकाशदीप सम्मान, और ये दिया जाता है हिंदी और हिंदीतर
भाषा में सतत और रचनात्मक विशिष्ट योगदान के लिए। तो इनके अंतर्गत 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इस बार का जो आकाशदीप सम्मान है वो किस किस को मिला है, तो हिंदी के लिए आकाशदीप सम्मान वो भी अमर उजाला शब्द सम्मान के अंतर्गत बात करें तो हिंदी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है। तो हिंदी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम ध्यान रखना है। इसको हम जूम कर लेते हैं ज़रा। तो हिंदी के लिए जो मिला है वो विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला है। जबकि हिंदीतर भाषाओं के लिए जो मिला है वो शंख घोष को मिला है। हिंदीतर भाषा मतलब हिंदी से इतर, हिंदी से अलावा जो भाषा होती हैं। तो बंगला भाषा के लिए शंख घोष को मिला है जो आकाशदीप सम्मान होता है वो, और अमर उजाला शब्द सम्मान के अंतर्गत दिया जाता है ये आकाशदीप सम्मान। तो इसमें हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है, विश्वनाथ त्रिपाठी को, और हिंदीतर भाषा के लिए शंख घोष को बंगला भाषा के लिए। फिर इसी में अमर उजाला शब्द सम्मान के अंतर्गत कुछ अन्य वर्ग में के अंतर्गत दिया जाता है ये पुरस्कार। तो कथा वर्ग में ये पुरस्कार मिला है ईश मधु तलवार को। ईश मधु तलवार की रचना लाल बजरी की सड़क के लिए कथा वर्ग में दिया गया है ईश मधु तलवार को। नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा कि कथा वर्ग में ईश मधु तलवार को मिला था लाल बजरी की सड़क के लिए। उसके बाद कविता वर्ग में उदय प्रकाश को मिला है। देखो कविता तो ऐसी ही होती है कि उदय प्रकाश नाम है। उदय प्रकाश को अंबर में अबलील, अंबर मतलब आकाश, आकाश में उदय क्या होता है, सूर्य। तो इस तरह की कविता ही होती हैं। तो रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कविता वर्ग में उदय प्रकाश को मिला है अंबर में अबलील इनकी रचना के लिए। फिर कथेतर वर्ग में बात करें तो कथा वर्ग में आपको पता है ये गलत साइन लग गया, कथा है, ये कथा लिख लेना आपको, कथा। तो कथा वर्ग में किसको मिला है, ईश मधु तलवार को मिला है, हम देख चुके हैं लाल बजरी की सड़क के लिए। जबकि कथेतर वर्ग मतलब कथा से इतर, मतलब कथा के अलावा जो वर्ग होते हैं, तो उसमें मिला है विष्णु नागर को मिला है असहमति में उठा एक हाथ की रचना के लिए। इनकी रचना है विष्णु नागर की असहमति में उठा एक हाथ। इसके लिए कथेतर वर्ग का जो अमर उजाला शब्द सम्मान है वो मिला है विष्णु नागर को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किसी लेखक की सर्वश्रेष्ठ रचना, किसी लेखक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए थाप सम्मान दिया जाता है। तो अमर उजाला जो शब्द सम्मान है उसके अंतर्गत थाप सम्मान मिलता है। तो थाप सम्मान किन लोगों को मिलता है, जो लेखक पहली बार लिखा हो और उसकी रचना पहली ही रचना सर्वश्रेष्ठ हो जाए तो उसको मिलता है थाप सम्मान। तो किसी लेखक की पहली सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए थाप सम्मान मिला है ललित कुमार को, और ललित कुमार की रचना है विटामिन जिंदगी के लिए। तो विटामिन जिंदगी के लिए इन्हें मिला है थाप सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं। अगले पुरस्कार का नाम है अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2020। तो अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2020 की बात करते हैं। तो अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार को जो होता है वो उद्योग व्यापार जगत का पुरस्कार होता है। उद्योग व्यापार जगत का पुरस्कार होता है ये अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार। इसको E&Y एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी कहते हैं। E&Y मतलब अर्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो एंटरप्रेन्योर, इसके अंतर्गत जो है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर को घोषित किया गया है हर्ष मारीवाला को। हर्ष मारीवाला जो हैं वो मेरिको कंपनी के चेयरमैन हैं। तो मेरिको कंपनी के चेयरमैन हर्ष मारीवाला को मिला है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार 2020 के अंतर्गत। अर्स्ट एंड यंग को हम E&Y एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है वो हर्ष मारीवाला को मिला है और मेरिको कंपनी के चेयरमैन है। माँ से मेरिको, माँ से मारीवाला, ऐसे करके रिलेट करके कर सकते हैं। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार के अंतर्गत जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो प्रताप चंद्र रेड्डी डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन है। ये कौन है, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन कौन, डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी। इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फिर अगला है ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर। ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर मिला है वाईजू रविंद्रन को मिला है। वाईजू रविंद्रन को ट्रांसफॉर्मर पर्सन ऑफ द ईयर, ट्रांसफॉर्मेशन पर्सन ऑफ द ईयर, ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर को मिला, ईयर के लिए मिला है वाईजू रविंद्रन को। तो अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार हमने देखे। अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार यानी कि अर्स्ट एंड यंग पुरस्कार उद्योग जगत के पुरस्कार होते हैं और इसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हर्ष मारीवाला बने हैं जो मेरिको कंपनी के चेयरमैन हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रताप चंद्र रेड्डी को मिला है, अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन है ये। ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट पर्सन ऑफ द ईयर मिला है वाईजू रविंद्रन को। नेक्स्ट है आगे, ये कुछ पॉइंट है एक
संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2023 को घोषित किया है। वर्ष 2023 को इसने यूएनओ ने क्या घोषित किया है, तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यूएनओ ने वर्ष 2023 को। नेक्स्ट देखते हैं, अगले हमारे जो पुरस्कार हैं उसका नाम है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार बिल्कुल अलग होते हैं। हम अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं ये, इस बार जो वितरित किए गए हैं वो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम फीचर फिल्म श्रेणी। सबसे पहले फीचर फिल्म श्रेणी में देखते हैं। तो फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो है अरेबिका दालिंते सिंघम, और इनके निर्देशक जो हैं वो प्रियदर्शन है। निर्देशक का नाम प्रियदर्शन है, यानी कि और इन प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी है ये फिल्म अरेबिका दालिंते सिंघम। तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। दोस्तों ये हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है, जो हम आगे देखेंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म आए तो आपको अरेबिका दालिंते सिंघम लगाना है। इसका मतलब ये होता है, अरेबिका दालिंते सिंघम का मतलब होता है अरेबिया का सिंह यानी कि शेर, और इनके निर्देशन है प्रियदर्शन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। इसको ज़रा जूम कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा। तो संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है, और इनकी फिल्म 72 हूरें के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। किसमें? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत संजय पूरन सिंह चौहान को 72 हूरों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मनोज वाजपेयी और धनुष को मिला है। धनुष को उनकी फिल्म असुरन के लिए और मनोज वाजपेयी को उनकी फिल्म भोंसले के लिए मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन कौन है? मनोज वाजपेयी और धनुष। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका के लिए। आगे देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो हैं वो बी प्राक है। बी प्राक ने गाया है तेरी मिट्टी गाने के लिए। तेरी मिट्टी गाने के लिए पार्श्व गायक बी प्राक को मिला है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका यानी कि फीमेल सिंगर का अवार्ड सबसे ज़्यादा बढ़िया जो गायिका हैं वो साविनी रविंद्रा को मिला है। साविनी रविंद्रा को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला है। इसके बाद देखते हैं कि गीतकार जो गीत लिखते हैं उनका अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड प्रभा वर्मा को मिला है। ये बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। ये ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला अवार्ड है किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत जब कोई निर्देशक पहली फिल्म बनाता है, उसकी पहली ही फिल्म सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, तो उसको मिलता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है हेलन फिल्म को। हेलन फिल्म के लिए मधुकुट्टी जेवियर को मिला है। मधुकुट्टी जेवियर नाम याद रखना है। मधुकुट्टी जेवियर को हेलन फिल्म के लिए यानी कि हेलन फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इंदिरा गांधी पुरस्कार। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया था छिछोरे। छिछोरे के जो निर्देशक हैं वो नीतेश तिवारी हैं। नीतेश तिवारी को छिछोरे फिल्म के लिए हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म एन इंजीनियर ड्रीम, जो हेमंत गाबा के निर्देशन में बनी है ये फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म की बात करें तो एन इंजीनियर्ड ड्रीम, और हेमंत गाबा इसके निर्देशक हैं। अगला बात करें तो सिनेमा पर जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक लिखी गई है वो है ए गांधीयन अफेयर जो संजय सूरी ने लिखी है, उसे मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड, और ये है ए गांधीयन अफेयर। सर्वश्रेष्ठ आलोचक का अवार्ड मिला है सोहिनी चट्टोपाध्याय को मिला है सर्वश्रेष्ठ आलोचक का अवार्ड। तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ये नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे फिल्म फेयर पुरस्कार 2021। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के बारे में बात करते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार जो है
वो 2021 का जो फिल्म फेयर पुरस्कार है। देखो दोस्तों, पिछले जो अवार्ड देखे वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, ये फिल्म फेयर पुरस्कार हैं। ये 2021 के जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड थप्पड़ को मिला है, जो इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी है फिल्म थप्पड़, तो थप्पड़ फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, जो तापसी पन्नू की फिल्म है। तापसी पन्नू जो हीरोइन है उसकी फिल्म है थप्पड़, तो इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड थप्पड़ को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लेकिन क्रिटिक्स चॉइस की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ईब एले ऊ। ये नाम है ईब एले ऊ, और इसके निर्देशक जो हैं वो प्रतीक वत्स हैं। प्रतीक वत्स के निर्देशन में बनी है फिल्म ईब एले ऊ, और ईब एले ऊ फिल्म को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड। उसके बाद देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो दिवंगत अभिनेता है इरफान खान, इनको अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है दिवंगत जो हैं, दिवंगत मतलब इनकी मृत्यु हो चुकी है, इरफान खान, और इनको अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला है फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है तापसी पन्नू को थप्पड़ फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड तापसी पन्नू को थप्पड़ फिल्म के लिए। नेक्स्ट देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, लेकिन क्रिटिक्स चॉइस की बात करें तो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड वैसे तो इरफान खान को मिला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस की बात करें तो अमिताभ बच्चन को मिला है, और अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म गुलाबो सिताबों के लिए मिला है। तो और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो क्रिटिक्स चॉइस में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो तिलोत्तमा को मिला है। तिलोत्तमा को सर मूवी के लिए, मूवी का नाम है सर, इस मूवी के लिए तिलोत्तमा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। जबकि हमने देखा था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड वहाँ तापसी पन्नू को मिला है, और क्रिटिक्स चॉइस में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है तिलोत्तमा शोम सर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड ओम राउत को मिला है, और ओम राउत जो हैं वो तान्हाजी फिल्म के निर्देशक हैं। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो ओम राउत को मिला है, और तान्हाजी फिल्म के लिए मिला है, यानी कि तान्हाजी के निर्देशक हैं ओम राउत, और ओम राउत को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। डेब्यू डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ जो डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड है वो राजेश कृष्णन को मिला है, और इनकी मूवी लूट केस के लिए मिला है राजेश कृष्णन को। नेक्स्ट देखते हैं सहायक अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता का अवार्ड है वो सैफ अली खान को उनकी मूवी तान्हाजी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सैफ अली खान और उनकी मूवी तान्हाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है फारूक जफ़र, और इनकी फिल्म है गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो में फारूक जफ़र ने एक्टिंग की है, और उनके लिए मिला है इन्हें सहायक अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है वो गुलाबो सिताबो फिल्म में फारूक जफ़र को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं कोरियोग्राफी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी फराह खान को मिला है, और दिल बेचारा फिल्म में जो इन्हें कोरियोग्राफी के लिए उसके लिए मिला है इन्हें सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म की बात करें तो वो तान्हाजी है। तान्हाजी वैसे भी बहुत चर्चा में रही है इस वर्ष, तो सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म की बात करें तो तान्हाजी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी कि सिंगर का अवार्ड मिला है राघव चैतन्य को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक सिंगर का अवार्ड, पुरुष में मेल में। और सर्वश्रेष्ठ फीमेल सिंगर यानी कि पार्श्व गायिका का अवार्ड मिला है आशीष कौर को मिला है पार्श्व गायिका का अवार्ड। फिल्म फेयर पुरस्कार के अंतर्गत बात हो रही है ये। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इरफान खान को उन मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद मिला है इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे अवार्ड हैं वो ग्रैमी पुरस्कार हैं। ग्रैमी पुरस्कार अमेरिका के लॉस एंजल्स में बांटे जाते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार 2021 इस बार के जो हैं वो 63वें ग्रैमी पुरस्कार हैं। दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार जो हैं उसको ग्रामोफोन अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ग्रामोफोन अवार्ड्स। तो ग्रामोफोन अवार्ड्स जो हैं वो लॉस एंजल्स अमेरिका में बढ़ते हैं, और ये जो ग्रैमी अवार्ड्स 2021 हैं वो 63वें हैं। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या है खास। बियॉन्स ने सर्वाधिक इस बार 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो ये पूछ सकते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2021 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा 4 ग्रैमी पुरस्कार इस बार किसने जीते हैं, तो उसमें नाम आता है बियॉन्स का। बियॉन्स लेडीज सिंगर हैं, और इनका नाम आता है 4 ग्रैमी पुरस्कार जीतने में। इन्होंने जो 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं तो सबसे ज़्यादा, जबकि सबसे ज़्यादा जो ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं वो 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली गायिका थी क्विंसी जॉन्स की बराबरी कर ली है किसने, बियॉन्स ने इस बार 4 ग्रैमी जीतकर
क्विंसी जॉन्स की बराबरी कर ली है। क्विंसी जॉन्स ने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीत रखे हैं ऑलरेडी। तो इस बार बियॉन्स ने 4 ग्रैमी पुरस्कार जीतकर 28 ग्रैमी जीतने वाली गायिका क्विंसी जॉन्स की बराबरी कर ली है। यानी कि क्विंसी जॉन्स ने जीते थे पहले 28 ग्रैमी पुरस्कार, और जब इस बार क्या कहते हैं बियॉन्स ने जो है इस बार 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, और 4 ग्रैमी पुरस्कार जीतने से बियॉन्स की भी जो टोटल ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो उनकी संख्या 28 हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप ध्यान रखना। सर्वाधिक इस बार 4 ग्रैमी जो जीते हैं वो बियॉन्स ने जीते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर इस बार की कौन सी बनी है? तो एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर बनी है। फोकलोर, और इसका निर्देशक कौन है? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट की है फोकलोर, और इस एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फोकलोर को, और टेलर स्विफ्ट किया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एल्बम ऑफ द ईयर, तो आप ऐसे याद रख लो, एल्बम ऑफ द ईयर इस बार किसको मिला है? फुकरे पिक्चर को। फुकरे पिक्चर देखी होगी, और फुकरे पिक्चर में जो हीरो होते हैं ना, वो स्कूल की ड्रेस पहन के आते हैं, यानी कि उनके पास ड्रेस नहीं होती है, तो ड्रेस वो टेलर पे सिलवाने डाल के आए होते हैं, तो टेलर स्विफ्ट। तो इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? फोकलोर को, और फोकलोर जो है वो टेलर स्विफ्ट की है। आगे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है एवरीथिंग आई वांटेड को। एवरीथिंग आई वांटेड को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है, और ये है बिली एलिश की। बिली एलिश की है रिकॉर्ड ऑफ द एवरीथिंग आई वांटेड, और इसको मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? एवरीथिंग आई वांटेड मतलब एवरीथिंग आई वांटेड मतलब एवरीथिंग क्या होता है? एवरीथिंग मतलब हर चीज़ जो चाहेगा वही तो रिकॉर्ड बनाएगा। तो एवरीथिंग, जिसको हर चीज़ आती हो, एवरीथिंग वही रिकॉर्ड बनाएगा, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग। और एवरीथिंग जो चाहेगा, एवरीथिंग कौन चाहेगा? जिसकी विल ज़्यादा हो। विल का मतलब होता है इच्छा, तो यहीं विली एलिश विल, तो यहाँ से याद कर सकते हैं। विल मतलब इच्छा होता है, जिसकी इच्छा ज़्यादा होगी वही तो सब चीज़ें एवरीथिंग चाहता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिश को, जबकि एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर टेलर स्विफ्ट को। आगे सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है आई कांट ब्रीथ डंस्ट इमाइल का है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आप आई कांट ब्रीथ, सॉन्ग तो आपको याद हो जाएगा, सॉन्ग तो सिंपल है। आई कांट ब्रीथ सिंपल नाम है, मतलब आई कांट ब्रीथ। और इसको कैसे याद करेंगे? ये किसका है? तो इमली याद कर लो आप, इमली। तो इमली का सॉन्ग है ये, कौन सा? आई कांट ब्रीथ। तो इसमें मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि साफ दिखाई दे आपको ये। तो एक बार फिर से याद से देख लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है फोकलोर को, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट का है ये फोकलोर, और इसके लिए मिला है ना, इनकी एल्बम है, टेलर स्विफ्ट की एल्बम है फोकलोर, और इसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड के लिए बिली एलिश जो हैं उनकी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ द उनकी उनकी है ये एवरीथिंग आई वांटेड, और एवरीथिंग आई वांटेड के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ के लिए, आई कांट ब्रीथ को मिला है डंस्ट इमाइल, यानी कि इमली का सॉन्ग है ये। और सर्वश्रेष्ठ नई कलाकार जो है वो स्टालियन को मिला है। ये कैसे याद रखेंगे? ये ऐसे याद रखो जैसे स्टालियन मतलब स्टालियन जो स्टाइल ज़्यादा मारता है उसको सर्वश्रेष्ठ नई कलाकार का अवार्ड मिल गया है। आगे सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस की बात करें तो पॉप सोलो परफॉर्मेंस जो है वाटरमेलन शुगर, तो ये सिंपल सा नाम है वाटरमेलन शुगर, और वाटरमेलन शुगर, और ये है स्टाइल्स की। तो स्टाइल्स की जो है पॉप सोलो परफॉर्मेंस वाटरमेलन शुगर के लिए मिला है। वाटरमेलन शुगर के लिए पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड वाटरमेलन शुगर को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम। देखें तो सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम जो है वो फ्यूचर नॉस्टैल्जिया को मिला है, और फ्यूचर नॉस्टैल्जिया है दुआ लिया की। पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड मिला है फ्यूचर नॉस्टैल्जिया। अच्छा, फ्यूचर नॉस्टैल्जिया ऐसे करो, मतलब फ्यूचर की चिंता है, और फ्यूचर की चिंता है। फ्यूचर कैसे बनता है? दुआ लिया, मतलब जब तक दुआ नहीं लगेगी तब तक फ्यूचर नहीं बनेगा, यानी कि दुआ से फ्यूचर बना है। तो दुआ लिया, दुआ लिया के लिए दुआ लिया के लिए किसको मिला? दुआ लिया इनकी है पॉप वोकल एल्बम। तो सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड फ्यूचर नॉस्टैल्जिया को मिला है, और ये दुआ लिया की है। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम का अवार्ड जो है वो द न्यू एबनॉर्मल के लिए द स्ट्रोक्स को मिला है, यानी कि द स्ट्रोक्स का है की एल्बम है रॉक एल्बम एबनॉर्मल। अच्छा, आपने रॉक स्टार फिल्म तो देखी होगी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं रॉक स्टार, रॉक क्या होता है? रॉक स्टार। और रॉक स्टार किसकी है? द न्यू एबनॉर्मल। रॉक स्टार में जो हीरो होता है, कौन होता है हीरो? हीरो होता है वो रणवीर कपूर एबनॉर्मल टाइप का दिखाया है उसमें। तो एबनॉर्मल, रॉक से आप याद करते हैं रॉक स्टार में रणवीर कपूर एबनॉर्मल,
द स्ट्रोक्स, तो इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं आप। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम, R&B एल्बम। अच्छा, R&B एल्बम कैसे याद रखेंगे? R&B से याद रखेंगे, बी से बिगर लव, तो बी से बिगर लव, बिगर लव को मिला है R&B एल्बम, और ये है लीजेंड। लीजेंड कैसे याद रखेंगे? जो बिगर लव होता है, जो ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, बिगर लव मतलब ज़्यादा प्यार, बिगर बड़ा प्यार, और बड़ा प्यार करते हैं तो लीजेंड बन जाते हैं। लीजेंड मतलब बड़े आदमी बन जाते हैं। तो बिगर R&B का अवार्ड मिला है बिगर लव को। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम मिला है किंग्स डिजीज़ को। अच्छा, आपने रैप किंग सुना होगा, रैप किंग। रैप किंग कौन है? हनी सिंह। तो रैप किंग यहाँ किंग्स डिजीज़ के लिए मिला है। और बड़े बूढ़े कहते हैं जो रैप गाता है उसका नाश हो मतलब समझे होगे ना, क्योंकि रैप में गाली गलौज करते हैं, तो नाश। तो किंग्स डिजीज़ और रैप एल्बम, तो ये रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा, सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का अवार्ड मिला है वाइल्ड कार्ड को मिला है सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम, और मिरांडा लैम्बर्ट की है ये वाइल्ड कार्ड जो है। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ग्रैमी पुरस्कार 2021। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स की ओर आ जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में देखते हैं, स्पोर्ट्स में कैसे क्या है, एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस इसने कराई है, एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस है, इसने कराई है नई दिल्ली मैराथन दौड़। नई दिल्ली मैराथन दौड़ जो है वो एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने कराई है। और नई दिल्ली मैराथन दौड़ ने जो नई दिल्ली मैराथन दौड़ है उसमें पुरुष में विजेता रहे हैं श्रीनु बुगाथा रहे हैं पुरुष विजेता नई दिल्ली मैराथन दौड़ में। और नई दिल्ली मैराथन दौड़ जो है वो एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने कराई है। पुरुष विजेता रहे हैं श्रीनु बुगाथा, और महिला विजेता में सुधा सिंह रहे हैं। तो यूपी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सुधा सिंह का, क्योंकि सुधा सिंह यूपी से ही हैं और ये विजेता रही हैं, इसलिए इसको याद कर लेना आप। महिला विजेता सुधा सिंह और पुरुष विजेता श्रीनु बुगाथा हैं। ये नई दिल्ली मैराथन दौड़ की बात कर रहे हैं हम। BWF मतलब विश्व क्या कहते हैं, फुटबॉल विश्व फुटबॉल चैम्पियनशिप, फुटबॉल नहीं, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये भी बहुत देर से बोलते रहो ना तो वो दिमाग से स्लिप हो जाता है। चलिए देखते हैं BWF क्या होता है। BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि बैडमिंटन का जो वर्ल्ड का खिताब होता है तो उसमें स्विस ओपन होता है। तो स्विस ओपन जो है वो किसने जीता है? महिला एकल में स्विस ओपन मतलब स्विट्ज़रलैंड ओपन, विश्व बैडमिंटन महासंघ कह सकते हैं इसको। विश्व में बैडमिंटन महासंघ का स्विट्ज़रलैंड ओपन या स्विस ओपन जो है उसमें महिला एकल में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्विस ओपन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है ये अभी देख लोगे आप। विश्व बैडमिंटन महासंघ का एक तो ये विश्व बैडमिंटन महासंघ का स्विस ओपन 2021 में महिला एकल में जीती हैं इस बार कैरोलिना मारिन। और कैरोलिना मारिन ने किसको हराया है? PV सिंधु को। PV सिंधु जो कि भारत की हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कैरोलिना मारिन का नाम। कैरोलिना मारिन ने महिला एकल खिताब में स्विस ओपन 2021 बैडमिंटन की बात कर रहे हैं ये, तो ये आप याद कर लीजिएगा, हम यहाँ लिख नहीं पाए हैं बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के लिए जो होता है स्विस ओपन 2021 विश्व बैडमिंटन महासंघ का, महिला एकल में कैरोलिना मारिन इस बार की विजेता बनी है। महिलाओं का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाओं में PV सिंधु रनर अप रही हैं, रनर अप मतलब सेकंड विजेता। तो PV सिंधु को किसने हराया है? कैरोलिना मारिन ने स्विस ओपन में, तो स्विस ओपन 2021 में। पुरुष की बात करें तो पुरुष में विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन पुरुष विजेता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2021। अब ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2021 ये भी बैडमिंटन की चैम्पियनशिप होती है। तो ऑल इंग्लैंड जो बैडमिंटन चैम्पियनशिप है वो देखते हैं किसने जीती है इस बार। तो पुरुष में जो विजेता रहे हैं इसमें वो ली जी जिया, इनका नाम अजीब सा है, ली जी जिया, जिया से याद कर लें, जिया से मलेशिया, ये दोनों रिलेट हो रहा है आपस में, जिया मलेशिया। तो जिया जो है वो मलेशिया के हैं और पुरुष एकल में विजेता बने हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2021 के लिए। 21 में जो पुरुष एकल विजेता हैं वो ली जी जिया, बैडमिंटन की बात चली है, जो मलेशिया के हैं, पुरुष में विजेता बने हैं ये।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है ओकुहारा, जो जापान से है। महिला एकल का खिताब जीता है ओकुहारा ने। नेक्स्ट, ये सभी स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स हैं। स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स में आगे चलते हैं। बीसीसीआई की जो विजय हजारे ट्रॉफ़ी होती है 2020 से 21 की विजय हजारे ट्रॉफ़ी जो हुई है, वो टूर्नामेंट विजेता इस बार कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफ़ी जो बीसीसीआई कराता है। बीसीसीआई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बीसीसीआई जो होता है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मतलब ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म होती है बीसीसीआई की। सॉरी, दिमाग से स्लिप हो जाती है बार बार, बहुत देर का वीडियो हो जाता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड होता है। तो ये इसकी विजय हजारे ट्रॉफ़ी 2020 से 21 की है। उसमें विजेता जो चौथी बार बना है वो मुंबई टीम को हराकर मुंबई टीम बनी है। मुंबई टीम विजेता बनी है, यूपी को हराकर बनी है इस बार जो है। तो यूपी को हराकर जो है बीसीसीआई विजय हजारे ट्रॉफ़ी कौन जीती है इस बार? मुंबई। ये पूछ सकते हैं मुंबई जीती है तो मुंबई कौन सी बार जीती है, तो आपको ये आंसर रखना है चौथी बार जीती है। और यूपी वालों को रनर अप जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी को हराकर मुंबई टीम विजय हजारे ट्रॉफ़ी जीती है इस बार। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे तथा T20 क्रिकेट में दूसरे बल्लेबाज बने हैं जो 6 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं जिसने। तो पेलार्ड का नाम ध्यान रखना है। पेलार्ड वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं पेलार्ड, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उसमें तीसरे, और T20 क्रिकेट की बात करें तो उसमें दूसरे। तो T20 क्रिकेट जो होता है उसमें दूसरे, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो उसमें तीसरे खिलाड़ी बने हैं जो 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो पेलार्ड का नाम ध्यान रखना है। पेलार्ड है वेस्ट इंडीज से। आगे है सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज़ टेनिस टेनिस टूर्नामेंट। अब टेनिस टूर्नामेंट की बात आती है, हमने बैडमिंटन ऊपर देखा, फिर क्रिकेट देखा, अब बैडमिंटन की बात आती है। सॉरी, बैडमिंटन देखा, क्रिकेट देखा, अब टेनिस की बात आती है। तो टेनिस में देख लेते हैं, एक सेकंड इसको जूम कर लेते हैं ज़रा। तो देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? रशिया में है सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज़ टेनिस टूर्नामेंट होता है जो 2021 का, तो वो किसने जीता है एकल खिताब में? 12वें ये जो सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज़ टेनिस टूर्नामेंट 2021 है वो 12वां था इस बार संस्करण। तो एकल खिताब में इस बार विजेता कौन रहा है? रूस की डारिया कसाटकिना। तो डारिया कसाटकिना का नाम ध्यान रखना है आपको। कसाटकिना जीते हैं एकल खिताब सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज़ टेनिस टूर्नामेंट में। कसाटकिना जीती हैं इस बार लेडीज़ टेनिस टूर्नामेंट सेंट पीटर्सबर्ग टेनिस टूर्नामेंट में। आगे देखते हैं दुबई टेनिस चैम्पियनशिप 2021 की बात करें तो अच्छा, सेंट पीटर्सबर्ग में ध्यान रखना, सेंट पीटर्सबर्ग में कसाटकिना जीती हैं। जबकि दुबई टेनिस चैम्पियनशिप 2021 दुबई यूएई में है। तो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप जो 2021 में, इसमें महिला की दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैम्पियनशिप में एकल खिताब जीतने वाली महिला कौन बनी है? तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ गार्बिन मुगुरुजा कौन बनी है? मुगुरु आ रहा है इसमें, मुगुरुजा गार्बिन मुगुरुजा कौन बनी है? ये बनी है दुबई टेनिस चैम्पियनशिप की विजेता, महिलाओं में विजेता। तो महिला की ड्यूटी फ्री टेनिस चैम्पियनशिप जो है उसमें एकल चैम्पियनशिप का खिताब जीती है गार्बिन मुगुरुजा का नाम ध्यान रखना है, ये स्पेन की है। तो स्पेन की खिलाड़ी मुगुरुजा ध्यान रख लेना बहुत है। तो मुगुरुजा कौन बनी है? ये है दुबई टेनिस चैम्पियनशिप 2021 की विजेता। जबकि पुरुष विजेता बने हैं रूस के करातसेव याद रखना, करातसेव बने हैं पुरुष एकल विजेता, रूस से हैं करातसेव, और जो दुबई टेनिस चैम्पियनशिप 2021 के विजेता बने हैं। तो ये कुछ हमारे कहते हैं, ये थे हमारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट आगे पेज पे चल, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही हम नेक्स्ट पेज पे आए हैं। तो उस पे देखते हैं कि अब फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF जैसे कहते हैं, AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन।
के जो आई लीग के जो होते हैं खेल, तो आई लीग के 14वें संस्करण का आयोजन इस बार हुआ है। और उस 14वें संस्करण में जो फाइनल हुआ है वो चर्चिल ब्रदर्स और गोकुलन केरल के बीच हुआ है, जिसमें विजेता गोकुलन केरल टीम रही है। गोकुलन केरल का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि गोकुलन केरल आई लीग कौन कराता है? भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, यानी कि फ़ुटबॉल की बात चल रही है इस समय। फुटबॉल की जो होती है वो आई लीग, फुटबॉल की जो आई लीग प्रतियोगिता है उसका 14वें संस्करण था। सॉरी, इसको एक बार, हाँ, तो आई लीग की बात कर रहे थे हम। आई लीग का जो 14वां संस्करण है, इस बार 14वां संस्करण का आयोजन जो है वो हुआ है, और वो चर्चिल ब्रदर्स और गोकुलन टीम के बीच हुआ है, जिसमें गोकुलन केरल टीम जो है वो जीत गई है। इसको ध्यान रखना है, गोकुलन केरल टीम के ही एमिल बेनी प्लेयर हैं, उनको एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इसके अंतर्गत मिला है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आई लीग की बात कर रहे हैं। आई लीग के अंतर्गत गोकुलन टीम जीती है, और गोकुलन टीम के एक प्लेयर हैं एमिल बेनी को मिला है एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। जबकि इसमें सर्वाधिक 12 गोल कर गोल्डन बूट पुरस्कार व हीरो ऑफ द लीग पुरस्कार मिला है। हीरो ऑफ द लीग पुरस्कार और गोल्डन बूट पुरस्कार, क्योंकि इनने 12 गोल किए हैं, तो ये किसको मिला है? ट्राउ टीम के विद्यासागर सिंह। तो विद्यासागर सिंह का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने 12 गोल कर सर्वश्रेष्ठ गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में नाम अपना किया है, और गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। और साथ ही साथ हीरो ऑफ द लीग पुरस्कार भी ट्राउ टीम के विद्यासागर सिंह को मिला है। तो ये थी फुटबॉल की बात कुछ। अब बुक्स पे आ जाते हैं। इस महीने की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हैं हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिज़ास्टर। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिज़ास्टर बुक्स है जो वो बिल गेट्स की बुक है। इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है, बिल गेट्स ने लिखी है, क्योंकि ये है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिज़ास्टर। नेक्स्ट है टर्न ए ब्लाइंड आई किसकी बुक है? जेफरी आर्चर की बुक है। टर्न ए ब्लाइंड आई। नेक्स्ट देखते हैं, सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री की रिपोर्ट नहीं जानते तो इस बार देख लीजिए आप। सिप्री क्या होता है? सिप्री की फुल फॉर्म होती है ऐसे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऐसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सिप्री की जो रिपोर्ट है इसमें हथियारों के 5 सबसे बड़े आयातक देश के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, हथियारों के जो सबसे बड़े 5 आयातक देश हैं, आयातक मतलब अपने देश में जो हथियार मंगाते हैं, उनमें सऊदी अरेबिया का पहला नाम है। सऊदी अरब पहले नंबर पे हथियार सबसे ज़्यादा मंगाता है। उसके बाद भारत का नंबर 2nd नंबर पे आता है, और मिस्र 3rd नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 4th पे, और 5th पे चीन। तो हथियार के सबसे बड़े आयातक देशों में जो 5 सबसे बड़े आयातक देश हैं वो सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पे है भारत, तीसरे पे मिस्र, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें पे चीन। जबकि निर्यातक देशों की बात करें तो सबसे बड़ा निर्यातक है अमेरिका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है हथियारों का। दूसरे नंबर पे है रूस, तीसरे पे है फ्रांस, चौथे पे जर्मनी, और 5वें पे चीन। तो आपके फर्स्ट सेकंड याद रखनी है, और बाकी भारत के विषय में याद रखना है। तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, 2nd नंबर पे आया है इस समय आयातक में। जबकि निर्यातक में सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका, 2nd पे रूस, तीसरे पे फ्रांस। अच्छा, इसमें देखते हैं कि भारत को जो हथियारों की आपूर्ति करने वाले 3 सबसे बड़े देश जो हैं वो रूस है, अमेरिका नहीं है। दूसरे नंबर वाला रूस है, फ्रांस है, तीसरे पे इज़राइल है। तो भारत को जो आपूर्ति करते हैं हथियार की, उनमें सबसे बड़े देशों के रूप में नाम में जो आता है वो रूस का आता है। तो रूस पहले नंबर पे, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे इज़राइल। जबकि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश को किया है? अमेरिका जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश है, उसने सऊदी अरब को, जो सऊदी अरब सबसे बड़ा आयातक देश है हथियारों का, सऊदी अरब, तो इसको सबसे ज़्यादा निर्यात किया है अमेरिका ने। तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 से 6 मार्च को मध्य रात्रि पृथ्वी के निकट से गुजरकर आगे निकल गया क्षुद्र ग्रह।
तो ऐसा क्षुद्रग्रह जो पृथ्वी के निकट से होकर गुजरा है मार्च को, तो उसका नाम पूछा है यहाँ एपोफिस। एपोफिस नाम का एक क्षुद्रग्रह था, क्षुद्रग्रह जो पृथ्वी से होकर निकला है, पृथ्वी के निकट से होकर निकला है, जो 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1.05 करोड़ मील की दूरी से गुजरा है पृथ्वी के पास से ही। तो एपोफिस नाम का ये क्षुद्रग्रह है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 1820 का 2018 से 20 की रिपोर्ट है, और ये 159 देशों को शामिल किया है इसने। तो ये कौन जारी करता है? तो ये UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 139वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। 139वां स्थान भारत का है, जबकि पहला स्थान फिनलैंड का है। फिन मतलब फाइन, जो हमेशा फाइन रहता है, खुश रहता है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। और भारत का 149 देशों में 139 स्थान है। आगे, भारत व डैश के PM के बीच 5 मार्च 2021 को आवासीय शिखर बैठक संपन्न हुई। आवासीय द्विपक्षीय जो शिखर बैठक होती है वो संपन्न किस देश के पास साथ हुई? 5 मार्च को वो स्वीडन के साथ हुई। तो हमारे देश के जो PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्वीडन देश के PM के साथ शिखर बैठक की है 5 मार्च को। इसके बाद 16 मार्च को द्विपक्षीय आवासीय शिखर वार्ता जो है वो फिनलैंड के साथ की है। तो ये कंट्री का नाम ध्यान रखना है, इसके PM ध्यान रखने हैं। PM हम आपको एक साथ बता देंगे जिन जिन की विज़िट अभी हाल ही में की गई है। तो पहला स्वीडन है, दूसरा फिनलैंड है। फिर कोरोना के चक्कर में कहीं बाहर तो PM अभी गए नहीं थे, लेकिन आज एक साल बाद, पूरे एक साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मार्च को, सबसे पहले 5 मार्च को की थी स्वीडन की यात्रा, फिर 16 मार्च को, यात्रा नहीं सॉरी, ये शिखर बैठक वर्चुअली आभासी है, आभासी मतलब ऑनलाइन जो की जाती है। उसके बाद 16 मार्च को की है जो आभासी, वो फिनलैंड के साथ की है। लेकिन अभी जो 26 से 27 मार्च 2021 को 1 वर्ष से अधिक अंतराल के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा की, वो बांग्लादेश में की। ये यात्रा है, ये वर्चुअल नहीं है। तो विदेश यात्रा जो पहली 1 वर्ष के बाद की है, कोरोना महामारी के बाद में जो पहली यात्रा विदेश यात्रा 1 साल बाद की है, वो बांग्लादेश की है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अभी नियुक्त हुए हैं, कौन है? तो वो बने हैं तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट देखते हैं, भारत व पाकिस्तान के बीच 116वीं सिंधु जल आयोग की बैठक हुई है। अच्छा, सिंधु जल आयोग क्या है? 1960 से ही 60 से नहीं बल्कि पहले से ही, बहुत पहले से ही ये चल रहा है सिंधु जल विवाद। सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। तो सिंधु नदी के जल के विवाद को लेकर ये एक 1960 में जल संधि के तहत एक आयोग गठित किया गया था, जिसे कहते हैं सिंधु जल आयोग। तो सिंधु जल आयोग की बैठकें होती हैं। तो ये जो बैठक थी भारत व पाकिस्तान के बीच होती हैं, और ये 116वीं बैठक थी। तो इस बार की जो 116वीं बैठक है सिंधु जल आयोग की, वो कहाँ संपन्न हुई? तो आपको ध्यान रखना है, ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इसमें सिंधु जल आयोग जो है वो 1960 में गठित किया गया था, और इसमें पाकिस्तान की ओर से जो 116वीं बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुई है, वो पाक की ओर से कौन शामिल हुआ है? तो पाक की ओर से वहाँ के पाक प्रतिमंडल का नेतृत्व वहाँ के सिंधु जल आयुक्त मेहर अली ने किया है। तो मेहर अली का नाम ध्यान रखना है। और भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व, यानी कि भारत की ओर से शामिल हुए थे इसमें PK सक्सेना, जो भारत के सिंधु जल आयुक्त हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा ये लास्ट पेज है। PSLV C-59 की उड़ान के बारे में बात करें तो PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की C-59 उड़ान द्वारा तो कितने उपग्रह इसमें छोड़े गए हैं, तो प्रक्षेपित किए गए हैं? तो उपग्रह की बात करें तो टोटल जो है वो 19 उपग्रह छोड़े गए हैं। 19 उपग्रह में जो अमेरिका के हैं वो 13 हैं, भारत के 5 हैं, और एक जो है वो अमेजोनिया यानी कि ब्राज़ील का है। ब्राज़ील का उपग्रह है जिसका नाम है अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 ब्राज़ील का उपग्रह है। तो टोटल 19 उपग्रह C-59 उड़ान द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं, जिसमें से भारत के कितने हैं? 5, अमेरिका के 13 और एक ब्राज़ील का है अमेजोनिया 1।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 2 नदियों को जोड़ने हेतु समझौता हुआ है। तो समझौता किन 2 नदियों को जोड़ने हेतु हुआ है? तो ये केन और बेतवा है। केन और बेतवा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। जैसे यमुना ये निकलती है तो यमुना की जो है वो चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, केन ऐसे मिलती हैं आकर। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ये बेतवा है, बेतवा और ये केन है। तो इन दोनों नदियों को जोड़ने की बात हुई है। तो इन दो नदियों के किसकी बात हुई है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है केन और बेतवा को जोड़ने हेतु। फिर यह आ जाता है कि 1991 के GNCT 1991 में GNCT एक्ट आया था। GNCT एक्ट क्या होता है वो अभी बता देते हैं। GNCT मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये एक्ट बना था 1999 में, GNCT एक्ट। और इसको अच्छा इसको लिख देते हैं एक बार, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल NATIONAL नेशनल टेरिटरी TERRITORY टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो GNCT एक्ट में 1999 में बना था ये एक्ट और इसमें संशोधन हुआ है। ये बहुत चर्चा में रहा है इस बार, तो अभी समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो GNCT एक्ट के अंतर्गत जो संशोधन हुआ है 2021 में, GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के नाम से, तो वो प्रस्तुत किया था। यानी कि ये जो विधेयक है ये किसने प्रस्तुत किया था अमेंडमेंट के लिए? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने प्रस्तुत किया था, जो पास हो चुका है। 1991 में GNCT एक्ट आया था और जिसको 2021 में संशोधन किया गया है। इसके तहत क्या किया गया है? इस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अंदर अगर कोई भी विधेयक लाया जाएगा दिल्ली में अगर कोई भी विधेयक लाया जाएगा तो उसके लिए उपराज्यपाल की पूर्व सहमति लेनी आवश्यक होगी। तो इस एक्ट के तहत ये किया गया है, यानी कि शक्तियाँ कम कर दी गई हैं दिल्ली की विधानसभा की, ये कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में। तो ये तो हमारा कुछ करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को मिलाकर ही ये करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होगा हमारा। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।